आम आदमी पार्टी ने खुद को इंडिया अलायंस से बाहर कर लिया है। देखिए, इंडिया अलायंस क्या है, ये बहुत बड़ा सवाल है। जबकि कांग्रेस ने जब से इंडिया अलायंस बनी है इसके बिल्कुल विपरीत काम किया। गुजरात में अभी जो रिसेंटली हुआ, मुझे लगता है वो सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कांग्रेस के कंप्लीट फेलियर का, और मैं कहूँगी अलायंस के प्रति धोखे का। अब तो मोटा मोटा ये कह रहे हो कि दोनों मिले में बीजेपी और कांग्रेस गुजरात में। मैं तो सिर्फ गुजरात तक नहीं, मैं तो पूरे देश भर में इशारा कर रही हूँ। आम आदमी पार्टी का एक एक नेता जेल चला गया सो कॉल्ड एक्साइज पॉलिसी घोटाले में। हमारे सारे नेता, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, सब जेल चले गए। हेमंत सोरेन वहां से झारखंड से जेल चले गए। टीएमसी वालों पर भी इतना स्क्रूटाइट किया हुआ। बस एक ही पार्टी है जिसके कोई नेता जेल नहीं जाते हैं। अभी तक नेशनल हेराल्ड केस में क्या कांग्रेस का एक भी नेता जेल गया? रॉबर्ट वाड्रा का जो लैंड स्कैम था, क्या सबर का बांध वहां टूट गया जब राहुल गांधी ने सीधे सीधे अरविंद केजरीवाल के ऊपर शराब घोटाले के आरोप लगा दिए? एक एक करके जो एक भरोसा होता है वो भरोसा टूटता गया। लेकिन जब आपको ज़रूरत थी आपकी पार्टी को, जब आपकी लीडरशिप जेल में थी, तब इन्हीं कांग्रेस प्रेसिडेंट ने और इसी गांधी परिवार ने आपका साथ भी दिया। जब लोकसभा का चुनाव था तो आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के प्रत्याशियों को चुनाव भी लड़वाया। क्या राहुल गांधी एक भी सीट पे कैंपेन करने के लिए आए? क्या प्रियंका गांधी एक भी सीट पे कैंपेन करने के लिए आए? ये फैसला पार्टी के अंदर हुआ कि अरविंद जी के बाद आप मुख्यमंत्री बनेंगे दिल्ली की, उस वक्त आपको बता दिया गया था? तो जिस दिन विधायक दल की बैठक थी उससे पिछली रात को मुझे बताया गया था कि अरविंद जी, बताया आपको? मतलब बुलाया गया आपको, फोन किया गया? देखिए, जनता को बड़ा मजा आता है कहानी सुनने में कि कैसे कोई मुख्यमंत्री तय होता है, किसका फोन आता है या घर बुलाया जाता है, आपको बिठा के बताया जाता है। ये प्रोसीजर क्या होता है? आपको ये लगता है कि अरविंद केजरीवाल ने जब इस्तीफा दिया और बाद में जब पीछे मुड़ के देखते हैं कि क्या वो एक गलती हुई थी जब अरविंद केजरीवाल चुनाव हारे? वो एक मेजर सेटबैक था पार्टी के लिए। जमीन पे लाखों रुपए गिरे हुए हैं। जैसे मूवी चल रही हो। और जैसे बिल्कुल मूवी चल रही थी और हमारे कार्यकर्ता ने एक बंदे को बेल्ट से पकड़ा हुआ है। दिल्ली में झुग्गियों को तोड़ा जा रहा है। अरविंद केजरीवाल जी ने झुग्गी में रहने वालों को सचेत किया था कि तुम्हारी झुग्गी में तुम्हारे साथ खाना खाने नहीं आ रहे हैं, सर्वे करने आ रहे हैं कि चुनाव के बाद किस झुग्गी को तोड़ना है। रोड स्कॉलर क्या होता है? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए पूरी दुनिया भर से 90 के आसपास स्टूडेंट्स को दी जाती है। नमस्कार, मैं हूं आदेश रावल। आज के हमारे मेहमान बहुत खास हैं क्योंकि उन्होंने शिक्षा पे बहुत काम किया है और सबसे महत्वपूर्ण बात कि दिल्ली के सेंट स्टीफन कॉलेज से पढ़ाई की, उसके बाद हायर स्टडीज़ के लिए ऑक्सफोर्ड गए। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात यह है कि वो रोड स्कॉलर भी हैं, और रोड स्कॉलर क्या होता है आज के युवाओं को ज़रूर जानना चाहिए और ये सवाल मैं उनसे ज़रूर पूछूंगा। दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री, उससे पहले दिल्ली में शिक्षा मंत्री के रूप में कार्य किया, साथ में डिपार्टमेंट पीडब्ल्यूडी भी था, लेकिन शिक्षा के लिए उनकी नीतियों को ज़्यादा जाना जाता है। और उससे ठीक पहले दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया थे और उनके साथ एक एडवाइज़र के रूप में कार्य किया। लेकिन जब अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ी तो पार्टी ने उन्हें दिल्ली का 8वां मुख्यमंत्री बनाया। आज के हमारी मेहमान हैं आतिशी जी। नमस्ते मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आदेश जी। और मुझे ऐसा लग रहा है कि दिल्ली के साथ महिला मुख्यमंत्रियों का एक खास नाता है। सुषमा जी, फिर शीला दीक्षित जी, फिर आप, और बीजेपी ने भी महिला को ही बनाया। देखिए, ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ। क्योंकि राजनीति एक ऐसी फील्ड है जहाँ पे महिलाएं कम सामने आती हैं, और खासकर कि ऐसी महिलाएं कम सामने आती हैं जो खुद सेल्फ मेड पॉलिटिशियंस हैं, जो एक पॉलिटिकल फैमिली से नहीं आ रही हैं। और दिल्ली में कई ऐसे नेता रही हैं, एंड मुझे लगता है ये अच्छी बात है कि दिल्ली में महिलाओं को चुनाव लड़ने का, चुनाव जीतने का और फिर मुख्यमंत्री बनने का भी मौका मिल रहा है। ये मुझे लगता है पूरे देश के लिए गर्व की बात है। आपने शिक्षा में बहुत काम की है। मैं जानना चाहता हूँ कि आपकी शिक्षा कैसे शुरू हुई? एजुकेशन कॉलेज कहाँ से किया, फिर आपने हायर स्टडीज़ कहाँ से की, और रोड स्कॉलर की क्या अहमियत होती है? ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि देश के युवा जाने कि ये स्कॉलरशिप क्या होती है और साल में कितने बच्चों को मिल सकती है। तो मैं दिल्ली से ही हूँ। मैंने स्प्रिंगडेल स्कूल से अपनी पढ़ाई करी है और 12वीं के बाद सेंट स्टीफन्स कॉलेज से अपनी BA करी है, हिस्ट्री में करी है। और अपना हिस्ट्री में अंडर ग्रेजुएशन करने के बाद मैं मास्टर्स के लिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी गई थी।
मैंने मास्टर्स पहले हिस्ट्री में करी, फिर उसके बाद कुछ साल शिक्षा के क्षेत्र में काम किया, कुछ स्कूलों में पढ़ाया, देश के अलग अलग हिस्सों में, दूर दराज के इलाकों में भी एजुकेशन पे काम किया। और फिर मैं वापस ऑक्सफोर्ड गई थी एक सेकंड मास्टर्स डिग्री के लिए। और वो मैंने एजुकेशन में करी थी। कहाँ ऑक्सफोर्ड में आपने पढ़ाई की, और जब राजनीति में आई तो फिर सोशल मीडिया में बड़ी ट्रोलिंग होती है आपकी, जिसे कहते हैं कि 2 रुपए का ट्रोल भी ऑक्सफोर्ड के व्यक्ति को ट्रोल कर देता है। ये कभी देखते हैं इसको आप, मतलब पास से, कि यार कहाँ फंस गई मैं, ऐसा होता है? देखिए, मुझे शुरू से लगता था अपने कॉलेज के ही दिनों से कि देश के लिए कुछ करना है, समाज के लिए कुछ करना है। और मैंने कई रास्ते अपना कर देखे। जब हम कॉलेज में होते थे तो NSS, सोशल सर्विस, इस प्रकार का काम किया। मेरे कई मित्र थे जिन्होंने अपनी NGOs की शुरुआत करी, कुछ समय उनके साथ काम किया। साउथ में एक ऋषि वैली करके स्कूल है, मैंने वहाँ पे पढ़ाया भी। मैंने कई सालों तक 5-6 साल मैं मध्य प्रदेश में एक गांव में रही और वहाँ पर भी काम किया। लेकिन इतना कुछ करने के बाद एक चीज़ समझ में आई कि जब तक बदलाव ऊपर से नहीं आता तब तक ग्राउंड लेवल पर चेंज पॉसिबल नहीं है। और खास करके मुझे लगता है हमारे देश में, जहाँ पर लोग इतनी मुश्किल परिस्थिति में भी जीते हैं, जहाँ पर आज के दिन में भी इतनी गरीबी है, लोगों के पास एक बीमारी एक गरीब परिवार को मतलब बिल्कुल ख़त्म कर देती है। अगर खासकर परिवार में जो ब्रेड विनर है वो बीमार हो जाता है तो आपकी सारी सेविंग्स ख़त्म हो जाती हैं, आपके पास कुछ नहीं बचता। तो जो लोग इतनी मुश्किल परिस्थिति में जीते हैं वो, उनके लिए खुद चेंज मेकर्स होना एक बड़े स्केल पे मुश्किल होता है। तो अपनी काफ़ी ऑलमोस्ट 1 दशक की जर्नी के बाद मुझे लगा कि एक बड़े स्केल पे चेंज की ज़रूरत है। और यही समय था जब अन्ना जी पहली बार अनशन पर बैठे थे। और तब मैं मध्य प्रदेश में गांव में रहती थी, और तब उन्हीं दिनों में तभी डेटा कार्ड से वायरलेस इंटरनेट शुरू हुआ था। तो बड़ी मुश्किल से वो डेटा कार्ड्स कनेक्ट होते थे इंटरनेट से। तो हम वहाँ से बैठ के देखते थे कि अच्छा, ये व्यक्ति अनशन पे बैठ गए हैं। तो तब तक आपका कोई संबंध आम आदमी पार्टी से नहीं था? तब तक मेरा कोई संबंध तब तो पार्टी थी ही नहीं, तब आंदोलन से भी मेरा संबंध नहीं था। हालांकि मैं कुछ लोगों को जानती थी, जैसे मैं मनीष सिसोदिया जी को जानती थी, कभी टकरा गए एक्टिविस्ट सर्कल में, अरविंद केजरीवाल जी से भी एक आध बार मुलाकात थी। लेकिन जब इंटरनेट पर पहली बार देखा कि इतने हजारों लोग देश के अलग अलग हिस्से में निकल कर आ रहे हैं, तो ये तो लगा कि कुछ बड़ा बदलाव हो रहा है। फिर उसके बाद मनीष जी एक बार एक इंडिया अगेंस्ट करप्शन की वॉलंटियर मीटिंग के लिए भोपाल आए थे। तो वहाँ पर उनसे मुलाकात हुई और उन्होंने तब कहा कि आओ साथ में जुड़ो, देश में कुछ बड़ा हो रहा है। तो उसके बाद मैं दिल्ली शिफ्ट हुई थी और मैंने एक प्योर सिंपल वॉलंटियर के तौर पे इंडिया अगेंस्ट करप्शन के साथ काम करना शुरू किया था। जब आपने ये कहा कि मैं मध्य प्रदेश में काम करती थी, तो गांव में कैसा काम हो, शिक्षा पे काम करते थे या? तो वहाँ पे लोकल जो गवर्नमेंट स्कूल था उसके साथ काम करते थे। वहाँ पे जो ग्राम पंचायत थी उसके साथ भी काम करते थे कि ग्राम पंचायत खुद एक स्वायत्त तरीके से कैसे डिसीजंस ले सकती है, अपने गांव का कैसे विकास कर सकती है, एक सस्टेनेबल तरीके से कैसे लाइवलीहुड्स किए जा सकते हैं। तो इस पे काम करते थे। अब क्योंकि आप दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री हैं और नेता प्रतिपक्ष भी हैं, दिल्ली में झुग्गियों को तोड़ा जा रहा है और बहुत ज़्यादा लोग जो है बेघर हो गए हैं। इस पे सबसे पहले एक पूर्व मुख्यमंत्री नाते आपकी क्या टिप्पणी है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव से पहले दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में जाके दिल्ली के गरीबों को ये वादा किया था कि जहाँ झुग्गी है वहीं मकान देंगे। आज आप दिल्ली के किसी भी झुग्गी में जाइए, वहाँ पे उनके पास एक कार्ड पड़ा है जिसमें मोदी जी की फ़ोटो है, जिसपे कमल का निशान है और उस पर लिखा हुआ है जहाँ झुग्गी वहीं मकान। भारतीय जनता पार्टी के नेता ये वादा लेकर दिल्ली की अलग अलग झुग्गियों में गए, रात्रि प्रवास किया, खाना खाया, बच्चों के साथ कैरम बोर्ड खेला, लूडो खेला। तब भी अरविंद केजरीवाल जी ने झुग्गी में रहने वालों को सचेत किया था कि तुम्हारी झुग्गी में तुम्हारे साथ खाना खाने नहीं आ रहे हैं, सर्वे करने आ रहे हैं कि चुनाव के बाद किस झुग्गी को तोड़ना है। लेकिन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के वादे पे विश्वास किया। मोदी जी ने खुद जो आर.के. पुरम में रैली हुई थी, स्टेज से कहा था कि जब तक सब झुग्गी वालों को मकान नहीं मिल जाता, एक भी झुग्गी को तोड़ा नहीं जाएगा। और आर.के. पुरम की रैली में कहा, बार बार अपने भाषणों में कहा
लेकिन आप देखिए, चुनाव खत्म हुआ, 180 डिग्री टर्न भारतीय जनता पार्टी ने लिया और जहां झुग्गी वहीं मकान से पहुंच गए, जहां झुग्गी वहीं मैदान। और मेरी ही अपनी विधानसभा क्षेत्र कालकाजी में 1200 घरों को बुलडोजर से साफ कर दिया। कोर्ट में केस लगा हुआ था, कुछ घरों ने स्टे के लिए एप्लीकेशन डाला हुआ था। 11 बजे केस आना था, सुबह 6 बजे बुलडोजर चला दिया और 11 बजे भारतीय जनता पार्टी के वकील ने, डीडीए के वकील ने कोर्ट में खड़ा होकर कहा कि माय लॉर्ड, अब तो बुलडोजर चल गया, अब तो है ही नहीं, अब तो है ही नहीं, तो इसलिए स्टे का सवाल ही नहीं पैदा होता। आपने एनालिसिस किया होगा, डाटा आप लोगों के पास होगा, कितनी झुग्गियां अभी तक तोड़ी गई हैं पूरी दिल्ली में और कितने लोग बेघर हो चुके हैं, और उसके बाद वो लोग जा कहाँ रहे हैं, मतलब उनको वापस कहीं स्थापित किया जा रहा है या उनको अपने हाल पे छोड़ दिया जा रहा है? देखिए, अब तक 5000 से ज्यादा घरों को तो मिनिमम तोड़ा जा चुका है जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है। शुरुआत जंगपुरा के मद्रासी कैंप से हुई, उसके बाद वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया में रेलवे लाइन के पास झुग्गियां तोड़ी गई, जेलरवाला बाग में झुग्गियां तोड़ी गई, यहाँ पे कालकाजी में भूमिहीन कैंप की झुग्गियां तोड़ी गई, गोकुलपुर में झुग्गियां तोड़ी गई, फिर इसके बाद मादीपुर में तकरीबन 1 हफ्ते पहले बुलडोज़र चला है। इस समय एज वी स्पीक 4 झुग्गियों में तो मैं जानती हूँ जहाँ पे नोटिस लगा हुआ है डेमोलिशन का, जो और तोड़ने का इरादा है। मटियाला विधानसभा में नंगली डेयरी में झुग्गियां तोड़ने का नोटिस लगा हुआ है, सराय रोहिला रेलवे स्टेशन के पास झुग्गियां तोड़ने का नोटिस लगा हुआ है, रेखा गुप्ता जी की अपनी विधानसभा क्षेत्र में झुग्गियां तोड़ने का नोटिस लगा हुआ है, शहादरा में झुग्गियां तोड़ने का नोटिस लगा हुआ है। तो भारतीय जनता पार्टी, देखिए, कोई एक झुग्गी तोड़ी या कोई 2-4 अगर झुग्गियां तोड़ी, किसी कहीं पे कुछ स्पेसिफिक कारण है, वो एक चीज़ है, लेकिन 6 महीने में इतनी झुग्गियां तोड़ देना, इतने गरीबों को बेघर कर देना और करते रहना, तो ये बिल्कुल साफ है कि भारतीय जनता पार्टी का इरादा है कि दिल्ली से गरीबों को ही हटा देंगे। मैं सोचती हूँ कि कहाँ राजनीतिक दल ये वादा करते हैं कि गरीबी हटाओ, कहाँ आम आदमी पार्टी में हमेशा ये वादा था, अरविंद केजरीवाल जी कहते थे गरीबी हटाओ, लोगों को बिजली पानी फ्री देंगे, उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगे, स्वास्थ्य की व्यवस्था देंगे, बस यात्रा के माध्यम से महिलाओं को काम पे जाने का मौका देंगे, तो लोगों की गरीबी हटेगी। अब भारतीय जनता पार्टी ने तो सोच लिया गरीबों को ही हटा दो, क्या गरीबी को हटाना। मैं अक्सर ये कहता हूँ कि जो खबर टीवी और अखबार में नहीं आती वही खबर होती है। ठीक बात, ठीक है, इसके पीछे आपको मंशा क्या लगती है? क्या ये लोग इलीगल रह रहे हैं, ये मंशा है, या ये प्रोजेक्ट जो है, ये जो ज़मीनें हैं, ये किसी बिल्डर को देनी है, इसके पीछे का कारण क्या है? देखिए, इलीगल कोई क्यों रहता है, ये तो स्वाभाविक बात है कि जो झुग्गियों में रह रहे हैं, जो कच्ची कॉलोनियों में रह रहे हैं, वो सभी इलीगल रह रहे हैं। और ये दिल्ली में कोई 1-2 लाख लोग नहीं है, दिल्ली में 40 लाख लोग झुग्गियों में रहते हैं, और आप लगा लीजिए इतने ही लोग कम से कम कच्ची कॉलोनियों में रहते होंगे। कोई भी इलीगल झुग्गी में, छोटे मकान में, कच्ची कॉलोनी में क्यों रहता है? क्योंकि उसको या तो जहाँ पे उनका घर है, चाहे वो ईस्टर्न यूपी से आ रहे हैं, बिहार से आ रहे हैं, बंगाल से आ रहे हैं, आपने उनको वहाँ पे रोजगार के अवसर नहीं दिए, वरना कौन अपना घर, अपना गांव छोड़कर आकर दिल्ली में एक छोटी सी झुग्गी में रहना चाहेगा। और इसका दूसरा कारण ये है कि डीडीए ने, जिसकी जिम्मेदारी थी लो कॉस्ट हाउसिंग बनाना, मुझे याद है कि जब हम छोटे थे तो डीडीए के ही मकान होते थे, कुछ HIG मकान होते थे 3-4 बेडरूम के, कुछ MIG मकान होते थे, और फिर जनता फ्लैट्स होते थे। कहाँ गए जनता फ्लैट्स, कहाँ गई EWS हाउसिंग, कहाँ गए गरीबों के लिए घर? तो जब आप गरीबों के लिए घर ही नहीं बनाएंगे तो आप लोगों को फोर्स कर रहे हैं इलीगल घरों में रहने के लिए। तो गलती लोगों की नहीं है, गलती तो सिस्टम की है, जिसने समय से जनता फ्लैट्स या EWS गरीबों के लिए मकान बनाए ही नहीं। दूसरी बात, अब इतनी बड़ी बड़ी झुग्गियां एक दिन में तो नहीं बन गई। 30 साल 40 साल पुरानी ये झुग्गियां हैं। ये वही MCD है, ये वही DDA है, ये वही दिल्ली पुलिस है जो आज बुलडोजर लेके आ रही है। सबकी आंखों के सामने ये घर बने हैं। तब वो क्या कर रहे थे? मैं बताती हूँ वो क्या कर रहे थे।
वो इन्हीं झुग्गी वालों से, इन्हीं कच्ची कॉलोनी में रहने वालों से पैसों की उगाही कर रहे थे। तो सारे सिस्टम ने फायदा उठाया इन गरीबों का, इनका एक छोटा सा ये मकान बनाने। देखिए लोग कोई भी, चाहे कोई गरीब व्यक्ति भी हो, अपना मकान बड़ी उम्मीदों के साथ बनाता है। सपना होता है किसी एक सपना होता है कि हम इस मकान में रहेंगे, हम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगे, वो हमसे एक बेहतर जिंदगी जिएंगे। तो आप किसी की सिर्फ एक झुग्गी नहीं तोड़ रहे हैं, आप किसी के सपने तोड़ रहे हैं। और मुझे लगता है कि अगर आपने एक बार किसी का घर तोड़ दिया, वो ये बात जिंदगी भर नहीं भूल सकता। आपको लगता है कि झुग्गी का जो वोटर है वो आम आदमी पार्टी का वोटर है, इसलिए ऐसा हो रहा है, या इस बार इन लोगों ने भी बीजेपी को वोट दिया था? देखिए इस बार बिल्कुल झुग्गी वालों ने भी बीजेपी को वोट दिया है। और आप सोशल मीडिया पर भी देखिए, कई सारे ऐसे वीडियोस हैं जहां पर जिनके मकान टूटे हैं वो कह रहे हैं कि हमने बीजेपी को वोट दे के गलती कर दी। जब जंगपुरा में मद्रासी कैंप पे बुलडोजर चला था तो उसके अगले दिन मैं खुद वहां पे गई थी। वहां पे एक आदमी था, उसके हाथ में एक कार्ड था, उस पर लिखा था जहां झुग्गी वहीं मकान, और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने मुझे कहा कि हम हमेशा केजरीवाल को वोट देते थे, लेकिन इस बार मैंने इनके जहां झुग्गी वहीं मकान के वादे पर भरोसा कर लिया। उस कार्ड पर जो मारवा जी हैं, जो वहाँ से विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी से, उनकी भी फोटो बनी हुई थी। वो कह रहा था वो आदमी कि जिस दिन बुलडोज़र चला हम मारवा जी को फ़ोन करते रह गए, लेकिन उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। कहते जब वोट मांगने का समय था तो वही हमारे इसी घर में दरवाज़ा खटखटाने आए थे, और जब हमारे घर टूट रहे थे तो उन्होंने हमारा फ़ोन नहीं उठाया। आपको क्या लगता है कि ये फैसला रेखा गुप्ता जी के लेवल से हुआ है या फिर और ऊपर से हुआ है? क्योंकि बीजेपी के जो ज़्यादातर बड़े फैसले होते हैं वो मुख्यमंत्री ले नहीं पाते हैं, ऐसा मैंने सुना है, और इसलिए देखिए चाहे वो फैसला रेखा गुप्ता जी ले रही हैं, चाहे वो फैसला एलजी साहब ले रहे हैं, चाहे वो फैसला अमित शाह जी ले रहे हैं, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ले रहे हैं, लेकिन फैसला तो भारतीय जनता पार्टी ही ले रही है। अब तो 4 इंजन की सरकार है उनकी, एमसीडी भी उनकी है, दिल्ली सरकार भी उनकी है, डीडीए भी उनकी है, पुलिस भी उनकी है, प्रधानमंत्री तो उनके हैं ही। तो सारे सरकार के जितने इंजन हैं अब वो सारे भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। अब ये सारे के सारे इंजन मिलके दिल्ली से गरीबों को हटाने का काम कर रहे हैं। आप मुझे बताइए कैसे चलेगी दिल्ली? आज हम सबके घरों में कौन लोग काम करते हैं? जो इन झुग्गियों से आते हैं। आज ऑटो कौन चलाता है? उबर की टैक्सी कौन चलाता है? जोमेटो की डिलीवरी कौन करता है? अमेजोन की डिलीवरी कौन करता है? वही लोग तो करते हैं जो इन झुग्गियों में रहते हैं। वही सब करते हैं जो इन कच्ची कॉलोनियों में रहते हैं। गरीबों की मेहनत से हमारा शहर चलता है, गरीबों की मेहनत से देश चलता है। अगर आप गरीबों को ही हटा देंगे तो दिल्ली की इकोनॉमी, दिल्ली की अर्थव्यवस्था कैसे चलेगी? एक ड्राइव चल रही है पूरे देश में, SIR, रिवीजन ऑफ वोट्स। आपको लगता है कि दिल्ली में भी विधानसभा चुनाव से पहले वोट काटे गए थे? कोई ऐसा डाटा पार्टी के दिल्ली में डेफिनेटली वोटर डिलीशन की एक बहुत बड़ी प्रक्रिया और वोटर एडिशन की एक प्रक्रिया चली। खास करके हमने देखा नई दिल्ली विधानसभा में, जहाँ से अरविंद केजरीवाल जी ने चुनाव लड़ा। एक MP का मकान है, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का। कितने लोग रह सकते हैं? 5 कमरे का मकान होगा, 6 कमरे का मकान होगा, कितनी बड़ा परिवार होगा उनका? 10 लोग, 12 लोग। एक MP के मकान में 150 वोटर रजिस्टर्ड थे। वो भारतीय जनता पार्टी के MP थे। जब वहां पे सरकारी तंत्र से कोई चेक करने जाता था, BLO जब जाता था वहां पे चौकीदार कहता था हाँ जी ये 150 लोग यहाँ पे रहते हैं। देखिए ये तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, जो DM SDM उस काम को देख रहे हैं उनको भी पता है कि इस 5 कमरे के मकान में 150 लोग नहीं रह सकते। लेकिन उनका नियम ये कहता है कि अगर किसी ने वाउच कर दिया कि ये लोग रहते हैं तो आपको उनको वोटर रोल पे रखना होगा। तो वोटर एडिशन गलत तरीके से और वोटर डिलीशन एक बहुत बड़े स्केल पर भारतीय जनता पार्टी ने किया है और बहुत सिस्टमैटिकली किया है। अच्छा, एक वोटर, देखिए दिल्ली में जो पॉपुलेशन है, जैसे मैं अपने आपको विधानसभा क्षेत्र के बारे में बताती हूँ, एक काफ़ी बड़ी अनऑथराइज रेगुलराइज कॉलोनी है गोविंदपुरी।
अब वहाँ पे जो 70% लोग रहते हैं वो किराएदार हैं। अब जब वो किराएदार हैं तो वो कभी 2 नंबर गली में किराए पे रहते हैं। हो सकता है 1-2 साल के बाद उनका रेंट एग्रीमेंट खत्म हो गया तो वो 2 नंबर से शिफ्ट होकर 7 नंबर में चले गए। तो यूजुअली क्या होता है कि जब वो 2 नंबर में जाते हैं तो कोई ना कोई बता देता है कि 7 नंबर में गए हैं, या ऐसा मान लिया जाता है कि पहली बार में उनका वोट जनरली नहीं काटा जाता, तो वो 7 नंबर में भी रहते हैं, तो वो 2 नंबर का जो भी उनका 2 नंबर गली का जहाँ पे भी उनका पोलिंग सेंटर है वो अपना वोट डालने चले जाते हैं। लेकिन ऐसे लोगों को बहुत बड़े स्केल पर वोटर लिस्ट से इस बार हटाया गया, जबकि ऐसा नहीं है। देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन भी अलग अलग एरियाज का नेचर जानती है, लोगों को भी पता है जो वहाँ पे BLOs हैं कि यहाँ पे 50-60% से ज़्यादा लोग किराए पे रहते हैं और अक्सर उसी 1-2 किलोमीटर के रेडियस में यहाँ से वहाँ से यहाँ जाते हैं। हो सकता है गोविंदपुरी से सामने ओखला की तरफ चले जाएं, हो सकता है कि यहाँ से तुगलकाबाद एक्सटेंशन चले जाएं, तुगलकाबाद वाले एक्सटेंशन वाले गोविंदपुरी आ जाएं, पर कोई यहाँ से 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर दूर नहीं जाता है। तो इसलिए प्रयास भी नहीं हुआ लोगों को वापस वोटर लिस्ट पे जोड़ने का। आतिश जी, आपको नहीं लगता है कि अब ये सही समय था कि विपक्ष एकजुट होकर इस मुद्दे पे लड़ता, लेकिन आम आदमी पार्टी ने खुद को इंडिया अलायंस से बाहर कर लिया है? देखिए, इंडिया अलायंस क्या है, ये बहुत बड़ा सवाल है। इंडिया अलायंस में सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस है और वही एक इकलौती नेशनल पार्टी है। बाकी सब रीजनल स्टेट वाइड स्टेट पार्टीज़ हैं, किसी की एक स्टेट में प्रेजेंस है, किसी की 2 स्टेट में प्रेजेंस है। तो जो सबसे बड़ी पार्टी थी, जो सबसे उसकी जिम्मेदारी थी कि सब पार्टियों को साथ लेके चले, जबकि कांग्रेस ने जब से इंडिया अलायंस बनी है इसके बिल्कुल विपरीत काम किया। जब मध्य प्रदेश का चुनाव था, अखिलेश यादव जी बार बार कहते रह गए कि मैं अलायंस करना चाहता हूँ। बहुत ज़्यादा सीट समाजवादी पार्टी नहीं चाहती थी, पर बुंदेलखंड के इलाके में जो यूपी से सटा हुआ वहाँ पे वो कुछ सीटें चाहते थे। कांग्रेस बात तक करने नहीं आई। जब हरियाणा में आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी अलायंस चाहते थे, 3 सीटें 4 सीटें, कांग्रेस बात नहीं करना चाहती थी। गुजरात में अभी जो रिसेंटली हुआ, मुझे लगता है वो सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कांग्रेस के कंप्लीट फेलियर का, और मैं कहूँगी अलायंस के प्रति धोखे का। गुजरात में 6 MLAs ने डिफेक्ट किया बीजेपी, उसमें से 5 MLAs कांग्रेस के थे और 1 MLA आम आदमी पार्टी का था। जब ये डिफेक्शन हुआ, कांग्रेस की गुजरात की लीडरशिप हमारी गुजरात की लीडरशिप के पास आई और कहा कि देखिए, जब बाई इलेक्शन होगा तो जो हमारी सीट थी वहाँ पे हम लड़ते हैं, जहाँ पे आपकी सीट थी आप लड़िएगा, दोनों पार्टीज लड़ेंगी तो बीजेपी पक्का जीत जाएगी। हम भी सहमत हो गए, क्योंकि ये लॉजिक तो बिल्कुल सही है। दाल में कुछ काला आया हमें तभी पता चल जाना चाहिए था जब कांग्रेस की 5 सीटों का इलेक्शन पहले डिक्लेयर हुआ और आम आदमी पार्टी वाली सीट का नहीं डिक्लेयर हुआ। फिर भी हमने जैसे वादा किया था, उन 5 सीटों पे आम आदमी पार्टी ने चुनाव नहीं लड़ा। फिर अभी रिसेंटली 2 महीने पहले विसावदर में चुनाव हुआ, जहां से आम आदमी पार्टी के MLA डिफेक्ट हुए थे। तो हम वापस गए कांग्रेस के पास, हमने कहा कि जी हमने तो अपना वादा पूरा किया था, अब आपकी बारी है। कांग्रेस मुकर गई, उन्होंने कहा नहीं, हम तो अपना कैंडिडेट फील्ड कौन सा वादा, बिल्कुल क्या वादा, कौन सा वादा, हम तो अपना कैंडिडेट फील्ड करेंगे। कांग्रेस ने कैंडिडेट फील्ड किया, अपने नेताओं को कैंपेन में उतारा, रिसोर्सेज लगाए, लेकिन फिर भी देखिए इंटरेस्टिंग बात, कांग्रेस अपनी 5 सीट हार गई। आम आदमी पार्टी कांग्रेस के धोखे के बावजूद बाई इलेक्शन जीत गई। अब तो मोटा मोटा ये कह रहे हो कि दोनों मिले में बीजेपी और कांग्रेस गुजरात में। इसका हाँ बिल्कुल, मैं तो सिर्फ गुजरात तक नहीं, मैं तो पूरे देश भर में इशारा कर रही हूँ। देखिए, मैं इस बात से मेरे मन में ये सवाल क्यों आता है, देखिए मेरे पास कोई प्रमाण नहीं है, पर मेरे मन में ये सवाल तो है कि क्या बीजेपी और कांग्रेस मिले हुए हैं। आम आदमी पार्टी का एक नेता जेल के चला गया सो कॉल्ड एक्साइज पॉलिसी घोटाले में, एक चवन्नी भी रिकवर नहीं हुई प्रोसीड्स ऑफ क्राइम में, लेकिन हमारे सारे नेता अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह सब जेल चले गए। हेमंत सोरेन वहां से झारखंड से जेल चले गए।
टीएमसी वालों पर भी इतना स्क्रू टाइट किया हुआ। हम्म। बस एक ही पार्टी है जिसके कोई नेता जेल नहीं जाते हैं और वो है कांग्रेस। नहीं, उनको वो शामिल कर लेते हैं। नहीं, आप मुझे बताइए ना, अभी तक नेशनल हेराल्ड केस में क्या कांग्रेस का एक भी नेता जेल गया? रॉबर्ट वाड्रा का जो लैंड स्कैम था, नेशनल हेराल्ड केस में बेल पे हैं। नहीं बेल पे तो है, पर जेल गए थे। नहीं, अभी उसमें चार्जशीट होने वाली है फाइनल। तो आम आदमी पार्टी के सारे नेता तो वैसे ही एक के बाद एक जेल चले गए थे, तब तो चार्जशीट्स भी नहीं फाइल हुई थी। जब ईडी ने अरेस्ट किया था आम आदमी पार्टी के नेताओं को, तो चार्जशीट कहाँ फाइल हुई थी? कांग्रेस का वो डिफरेंट केस था। कांग्रेस का एक भी नेता जेल नहीं गया। रॉबर्ट वाड्रा का लैंड वाला जो स्कैम है वो ओपन एंड शट केस है, उसमें भी कभी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। ये बताइए किसके साथ होता है? ये उन नेताओं के साथ होता है जो अपनी पार्टियां छोड़ के बीजेपी में चले जाते हैं। ये प्रफुल्ल पटेल के साथ हुआ, ये अजीत पवार के साथ हुआ, ये शुभेंदु अधिकारी के साथ हुआ, अशोक चौहान के साथ हुआ, अशोक चौहान के साथ हुआ, असम के अब मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा जी के साथ हुआ, और ये कांग्रेस के साथ हुआ, और कांग्रेस की सीनियर मोस्ट लीडरशिप के साथ हुआ। तो बताइए, ये सवाल तो उठता है मुझे ऐसा लग कि रहा है जो अपने अलायंस पार्टनर से बात नहीं करते, जो अपने अलायंस पार्टनर्स को धोखा देते हैं, और जो इस तानाशाही बीजेपी द्वारा जेल नहीं जाते हैं, तो सवाल उठना तो जायज है कि क्या कांग्रेस और बीजेपी, ये वो एक सीरियल होता था ना, ये रिश्ता क्या कहलाता है। ये मुझे ऐसा लग रहा है कि जब आपकी लीडरशिप, जब आपने बात की एक्साइज पॉलिसी में जेल गई, उसके बाद एक रैली हुई दिल्ली के रामलीला मैदान में, वहाँ सोनिया गांधी, खड़गे साहब, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सब लोग आए। और तब कांग्रेस के भीतर से एक आवाज उठी कि नहीं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि कंप्लेंट तो कांग्रेस पार्टी के नेताओं की थी इनिशियली, है ना। तो तब सब कुछ ठीक था क्योंकि अलायंस को एकजुट रखना था। लेकिन जब दिल्ली विधानसभा चुनाव आया तो उस बात से मुझे लगता है कि आप लोग काफी आहत हो गए, क्योंकि अगर कांग्रेस पार्टी थोड़ा सा नरमी से चुनाव लड़ती तो मुझे लगता है कि फिर से वो चीज़ दोहराई जा सकती थी, आम आदमी पार्टी को फायदा होता। लेकिन कांग्रेस के भीतर से ये आवाज़ आई कि हम कब तक दूसरी पार्टी के, मतलब बीजेपी को हार जाए, दूसरी पार्टी जीत जाए, हम इसको जश्न मनाते रहेंगे। तो कांग्रेस का ये फैसला था, उनका ये कहना है कि पंजाब में, दिल्ली में, गुजरात में, गोवा में, हरियाणा में आम आदमी पार्टी सिर्फ कांग्रेस पार्टी का ही वोट काटती है। क्या तीर मार रही है कांग्रेस पार्टी? मैं ये जानना चाहूंगी कितनी सीटें आ गई उनकी दिल्ली में। कांग्रेस इस सवाल का जवाब दे कि कितनी सीटों पे उन्होंने जमानत बचा ली। आपने गोवा का नाम लिया, गोवा बनी है आप। हाँ, गोवा में जब पिछला चुनाव हुआ था 2022 में, जिस दिन चुनाव का रिजल्ट आया था, आम आदमी पार्टी को 2 सीट आई थी, कांग्रेस को 11 सीट आई थी। आज आम आदमी पार्टी के आज भी 2 एमएलए हैं, कांग्रेस 11 एमएलए से 3 एमएलए पे आ गई। अब आप बताइए, तो कांग्रेस को वोट देकर क्या फायदा है अगर कांग्रेस के नेता सारे बीजेपी में ही चले जाएंगे? कांग्रेस को वोट देकर क्या फायदा है अगर वो सिर्फ बीजेपी को जिता रही है? और दिल्ली चुनाव से पहले भी हरियाणा चुनाव में क्या हुआ? लोकसभा चुनाव से पहले मध्य प्रदेश का चुनाव जब था, अब आम आदमी पार्टी छोड़ दीजिए, चलिए आम आदमी पार्टी को पसंद नहीं करते हैं कांग्रेस वाले, पर अखिलेश यादव जी के साथ उन्होंने क्या किया? तो कांग्रेस की जिम्मेदारी थी नेशनल पार्टी होने के नाते इस अलायंस को लीड करना, सबको साथ लेके चलना, एक कदम आगे बढ़कर सब पार्टियों को साथ लेना, ये कहना कि ठीक है जी, हमारी पार्टी चाहती है कि आपको 3 सीटें मिले, लेकिन अगर आप 4 चाह रहे हैं हम आपको 4 देंगे। क्यों? क्योंकि हम बड़ी पार्टी हैं, हम बड़े भाई हैं, हमारी ये जिम्मेदारी है पूरे परिवार को साथ लेके चलना। लेकिन कांग्रेस ने कभी ऐसा नहीं किया। आपको ऐसा लगता है कि दिल्ली में बीजेपी आम आदमी पार्टी को हरा सकती थी, इसलिए कांग्रेस स्ट्रांगली लड़ी, ठीक है? पंजाब में सिर्फ कांग्रेस आम आदमी पार्टी को हरा सकती है क्योंकि दोनों विपक्षी, एक विपक्ष में एक सत्ता में है, इसलिए वहाँ बीजेपी जो है, क्या इसमें भी समझौता हो सकता है? मैं सवाल थोड़ा हाइपोथेटिकल है। देखिए, पंजाब में तो समझौता थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि मतलब एक तरह से समझौता इन द सेंस दिखाने का समझौता नहीं, सेटिंग का, पीछे का समझौता, अंडर द टेबल। देखिए क्या है कि अलायंस में जब लोकसभा का भी जब अलायंस की बात हो रही थी तो दोनों पार्टीज में क्लियर कट बात हुई और पंजाब को ऑफ द टेबल रख दिया गया क्योंकि पंजाब में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का ही कॉन्टेस्ट था,
आमने सामने की लड़ाई थी, लेकिन बाकी जगह पे अलायंस हुई। दिल्ली में उस समय आम आदमी पार्टी के 62 विधायक थे, कांग्रेस के 0 विधायक थे। फिर भी आम आदमी पार्टी ने अलायंस के इंटरेस्ट में 3 सीटें कांग्रेस को देने के लिए हम तैयार हुए, वरना 62 वर्सेस 0 पे कोई कांग्रेस को तो 1 सीट मिलनी चाहिए थी उस अलायंस में। तो मुझे ये लगता है कि अलायंस का एक धर्म होता है और उस अलायंस के धर्म के तहत सबको एक कदम आगे बढ़ना होता है। जो जितना बड़ा होता है उसको उतने ज़्यादा कदम आगे बढ़ना होता है। क्या सबर का बांध वहाँ टूट गया जब राहुल गांधी ने सीधे सीधे अरविंद केजरीवाल के ऊपर शराब घोटाले के आरोप लगा दिए और वहाँ उस दिन आम आदमी पार्टी को लगा कि नहीं, अब नहीं हो सकता कि हम इस अलायंस में नहीं रहेंगे? देखिए, मुझे लगता है कि कोई एक घटना नहीं है, शुरुआत तो कहीं से होती है ना। आप ये पूरा ही इतिहास उठा के देख लीजिए। जब से इंडिया अलायंस बना है तब से ही कांग्रेस ने जो उसकी जिस पोजीशन और रिस्पॉन्सिबिलिटी पे वो थे, जो बड़े भाई के रोल में थे, जो बिगेस्ट पार्टी के रोल में थे, उन्होंने वो रोल नहीं निभाया। तो एक एक करके जो एक भरोसा होता है वो भरोसा टूटता गया। चाहे जिस तरह उन्होंने समाजवादी पार्टी को ट्रीट किया, जिस तरह से हरियाणा के चुनाव में बातचीत करने से इनकार किया, और फाइनली मैं ये कहूँगी कि जिस तरह से गुजरात के बाई इलेक्शन में धोखा दिया, ये तो मुझे लगता है कि फिर ये कहाँ की अलायंस। लेकिन जब आपको ज़रूरत थी आपकी पार्टी को, जब आपकी लीडरशिप जेल में थी, तब इन्हीं कांग्रेस प्रेसिडेंट ने और इसी गांधी परिवार ने आपका साथ भी दिया। और जब लोकसभा का चुनाव था तो आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के प्रत्याशियों को चुनाव भी लड़वाया, उनके लिए कैंपेन भी किया। अरविंद केजरीवाल जी जब जेल से 3 हफ्ते के लिए बेल पे आए थे तो अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली से लड़ रहे 7 लोकसभा प्रत्याशियों के लिए कैंपेन किया था। उन्होंने कांग्रेस के कैंडिडेट्स के लिए वोट मांगा, उन्होंने चंडीगढ़ में मनीष तिवारी जी के लिए वोट मांगा। और आप याद करिए, मनीष तिवारी जी एक ऐसे नेता हैं जिनके साथ बहुत डिफिकल्ट इतिहास भी रहा है आम आदमी पार्टी का, जिन्होंने अन्ना आंदोलन के दिनों पे अन्ना हजारे जी पे, पूरी इंडिया अगेंस्ट करप्शन पे बहुत तीखी टिप्पणियां करी थी। लेकिन अलायंस का धर्म निभाते हुए अरविंद केजरीवाल जी ने मनीष तिवारी के लिए कैंपेन किया और मनीष तिवारी जी ने इस बात को एक्नॉलेज भी किया। आप मुझे बताइए, आम आदमी पार्टी दिल्ली में 4 सीटें लड़ रही थी, क्या राहुल गांधी एक भी सीट पे कैंपेन करने के लिए आए? क्या प्रियंका गांधी एक भी सीट पे कैंपेन करने के लिए आए? कोई नहीं आया। तो मैं मानती हूँ कि कांग्रेस हमारे साथ खड़ी हुई उस रैली में, 31 मार्च की रैली में सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, खड़गे जी सब आए थे। लेकिन हमने भी अलायंस में अपना धर्म निभाया। हमने भी जहाँ जहाँ हो सकता था इंडिया अलायंस में, जब कांग्रेस के कैंडिडेट्स खड़े हुए, हमारी सारी लीडरशिप ने चुनाव लड़वाया। जो दिल्ली से कांग्रेस के कैंडिडेट्स लड़ रहे थे, अगर आप उनका भी ट्विटर हैंडल उठा के देखिएगा, उनकी स्टेज संभालने से उनकी रैलीज ऑर्गेनाइज करने तक, और यहाँ तक कि जब वो अपना नॉमिनेशन फॉर्म भरने गए थे तो डीएम ऑफिस में उनके साथ आम आदमी पार्टी के ही नेता बैठे हुए थे। एक्चुअली है क्या ना, जो पुरानी कांग्रेस है उसका ज़्यादातर हिस्सा आम आदमी पार्टी के अंदर ही है, तो वो सब आपस में एक दूसरे को जानते हैं। एक और दिल्ली का मुद्दा है बहुत बड़ा, जिसमें डीजल और पेट्रोल कारों को बैन कर दिया गया कि आपको डीजल भी नहीं देंगे। इसके ऊपर अब सरकार कह रही है, दिल्ली सरकार कह रही है कि हम इसके ऊपर एक विचार कर रहे हैं, पॉलिसी लेके आएंगे और सुप्रीम कोर्ट को रिक्वेस्ट करेंगे। इसको आप कैसे देखती हैं कि ये कितने लोगों को प्रभावित कर रहा है और क्या ये मुद्दा महत्वपूर्ण है? देखिए, एक मिडिल क्लास परिवार की दृष्टि से इस मुद्दे को देखिए। हाँ, मैं उसी से देख रहा हूँ। एक मिडिल क्लास परिवार का एक सपना होता है कि हमारी एक गाड़ी होगी। वो पैसे जमा करते हैं, पेट काट काट के पैसे जमा करते हैं। जब अपनी बाइक और अपनी 2 व्हीलर पे अपनी पत्नी, अपने 2 बच्चों को बैठा के लेके जा रहे होते हैं, गाड़ी को बगल से गुजरते हुए देखते हैं तो सोचते हैं कि एक दिन मेरे पास गाड़ी होगी। अक्सर एक लोअर मिडिल क्लास परिवार अपनी पहली गाड़ी सेकंड हैंड खरीदता है और वो भी लोन लेकर खरीदता है। आज आप ये कह रहे हैं कि एक 10 साल पुरानी डीजल की गाड़ी, एक 15 साल पुरानी पेट्रोल की गाड़ी अब सड़कों पे चल नहीं पाएगी। भाई, अगर मैं अपनी गाड़ी को वेल मेंटेन करके रखती हूँ, अगर मैं अपनी गाड़ी का पोल्यूशन अंडर कंट्रोल रखती हूँ,
तो उस गाड़ी को क्यों हटाया जाए? एक और मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा, मतलब सुरक्षा है ही नहीं। एक महिला जब अपनी घर से निकलती है तो गली के आवारा लड़के सीटी बजाते हैं, कमेंट्स पास करते हैं, बसों में चढ़ती हैं तो लोग कमेंट्स पास करते हैं, छूने की कोशिश करते हैं। एक वर्किंग वुमन इसलिए गाड़ी खरीदती है ये सोच के कि वो अपने घर से ऑफिस तक, ऑफिस से घर तक सेफली पहुंच सकती है एक स्ट्रेस फ्री मैनर में। वो भी अक्सर सेकेंड हैंड गाड़ियां खरीदती हैं। आज आप उनकी गाड़ियों को भी सड़क से उठा लेंगे। बुजुर्ग, आपको दिल्ली जैसे शहर में बहुत सारे ऐसे सीनियर सिटीजन कपल्स मिलेंगे जिनके बच्चे बॉम्बे मैंगलोर में रहते हैं या लंदन में रहते हैं, न्यूयॉर्क में रहते हैं। वो अपनी गाड़ी से घर से मार्केट तक जाने के लिए यूज़ करते हैं या डॉक्टर तक जाने के लिए यूज़ करते हैं। उन 10-10, 15-15 साल पुरानी गाड़ियां शायद ही 50,000 किलोमीटर भी चली, आप उनको भी सड़क से उठा देंगे। ये क्या लॉजिक है? कोई 5 साल पुरानी गाड़ी 2 लाख किलोमीटर चली हो सकती है, कोई 15 साल पुरानी गाड़ी हो सकता है 1 लाख किलोमीटर भी ना चली। तो ये तो बिल्कुल इलॉजिकल कदम है। अब इस कदम से फायदा किसको होता है? अगर हम देखें, जो कार स्क्रैपर्स हैं, जो कार मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो कार डीलर्स हैं और जो हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट्स बनाते हैं, राइट, इन 4 बिजनेसेस को फायदा होता है। तो सवाल तो ये उठता ही है कि जब मिडिल क्लास परेशान है, जब महिलाएं परेशान हैं, जब बुजुर्ग परेशान हैं, तो इस पॉलिसी को क्यों लाया जा रहा? दूसरी बात, आप कोर्ट के आदेश के पीछे छुप रहे हैं। क्यों? आप कानून लेकर आइए, आप दिल्ली विधानसभा में कानून लेकर आइए। अगर लीगली इसका कानून पार्लियामेंट में बनना है तो आप पार्लियामेंट में लेके आइए। जब सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को पावर दी थी, जब अरविंद केजरीवाल जी की सरकार थी, अब 8 दिन में अध्यादेश लेके आ गए थे अरविंद केजरीवाल की पावर छीनने के लिए। यहां पे 60 लाख परिवारों की गाड़ियां सड़क से उठ जाएंगी, आप एक कानून लेकर नहीं आ सकते। इनफैक्ट जो अभी दिल्ली सरकार कोर्ट भी गई है, ये एक आई वॉश है। ये इसलिए आई वॉश है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तो वही कहेगा जो पहले कह रहा था कि भाई पोल्यूशन हो रहा है, गाड़ियों को हटाओ। कितना परसेंट पोल्यूशन गाड़ियों से हो रहा है? देखिए, लेकिन मैं तो आपको इसमें दूसरी बात कहूंगी। आप दिल्ली सरकार कानून लेकर आए ना, जो सारी पॉलिसी के मेजर्स जो वो सुप्रीम कोर्ट के सामने कह रहे हैं कि हम दलील रखेंगे, उनके पास तो पूरी पावर है। उनके पास तो 4 इंजन की, 5 पता नहीं कितने इंजन की सरकार है। आतिशी जी, आप मुख्यमंत्री थी, आप बहुत अच्छी हैं पॉलिसी मेकिंग में, कुछ विचार आपने नहीं किया इसके ऊपर कि मैं इस पे एक कानून लेके आती हूँ विधानसभा के अंदर? देखिए, जब हमारी सरकार थी तो कोई भी कानून अगर दिल्ली विधानसभा के पटल पर आना है तो वो पहले केंद्र सरकार से पास होता है। ओके। तो केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार के, हमारे आम आदमी पार्टी की सरकार के बनाए हुए बहुत सारे कानून को सालों तक होल्ड अप किया हुआ था। लेकिन कानून के माध्यम से, देखिए, जब कानून बदल जाएगा तो ऑब्वियसली सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट भी चेंज होगी। क्यों? क्योंकि द कोर्ट इज एन इंटरप्रेटर ऑफ द लॉ। जो कानून विधानसभा, लोकसभा बनाती हैं, उस कानून के आधार पर सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला करता है। तो अगर भाजपा चाहे तो चाहे दिल्ली सरकार के माध्यम से, चाहे केंद्र सरकार में लोकसभा के माध्यम से कानून लेके आ सकती है, अध्यादेश के माध्यम से ले आए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो ये 62 लाख गाड़ियों को दिल्ली से हटाने का कदम है, ये इतने बिजनेसेस को फायदा पहुंचा रहा है कि कुछ ना कुछ तो साठ गांठ है, ऐसा लगता है। बेसिकली ऑटोमोबाइल सेक्टर को फायदा पहुंचाने की ये कोशिश हो रही है। लग तो रहा है, ऐसा लग रहा है, लग तो रहा है। आप मुझे बताइए ना, इस पूरे स्टेप से मिडिल क्लास परेशान है, बुजुर्ग परेशान है, महिलाएं परेशान हैं, जो बाइक चला रहे हैं वो परेशान है। किसको फायदा हो रहा है? सिर्फ इन 3-4 बिजनेसेस को फायदा हो रहा है। तो फिर क्यों सरकार ऐसा कदम उठा रही है? एक सवाल आतिशी जी, जब ये फैसला पार्टी के अंदर हुआ कि अरविंद जी के बाद आप मुख्यमंत्री बनेंगे दिल्ली की, उस वक्त आपको बता दिया गया था पहले से, या मतलब उस वक्त क्या हुआ था? मैं वो कहानी जानना चाहता हूँ। देखिए, जब अरविंद जी जेल से आए थे तब अंग्रेजी में एक फ्रेज है ना, नेवर इन माई वाइल्डेस्ट ड्रीम्स। मैं कभी भी नहीं सोचा था। हमारी नज़र में आम आदमी पार्टी से दिल्ली के एक ही मुख्यमंत्री हैं और वो हैं अरविंद केजरीवाल। और हमारी पार्टी के शीर्ष नेता हैं, उन्होंने ही हमें
इस पार्टी के आम वॉलंटियर्स को विधायक बनाया, मंत्री बनाया। जिस दिन अरविंद जी ने पार्टी ऑफिस में घोषणा करी थी कि वो इस्तीफा दे रहे हैं, उससे पहले मुझे भी नहीं पता था कि वो इस्तीफा दे रहे हैं। हमें भी उस दिन स्टेज पर ही जाके पता चला कि अरविंद जी ने इस्तीफा देने का फैसला किया। और मैं मानती हूँ कि ये एक बहुत मॉरल हाई ग्राउंड का फैसला था। शायद ही कोई मुख्यमंत्री होगा जो अपनी कुर्सी को छोड़ता है। तो जब अरविंद जी ने फैसला लिया कि वो मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ने वाले हैं, ये हमारे लिए भी काफ़ी, क्या कहें, एकदम से शौक था। उसके बाद उन्होंने कहा था कि वो 2 दिन बाद इस्तीफा देंगे। और हमारी विधायक दल की बैठक 2 दिन के बाद हुई। तो जिस दिन विधायक दल की बैठक थी, उससे पिछली रात को मुझे बताया गया था कि अरविंद जी, बताया आपको, मतलब बुलाया गया आपको, फोन किया गया? देखिए, जनता को ना बड़ा मजा आता है कहानी सुनने में कि कैसे कोई मुख्यमंत्री तय होता है, किसका फोन आता है या घर बुलाया जाता है, आपको बिठा के बताया जाता है, ये प्रोसीजर क्या होता है? तो मुझे मनीष सिसोदिया जी ने बताया था, उन्होंने फोन पर बताया था। ओके। और ये बताया था कि अरविंद जी अगले दिन जो विधायक दल की बैठक है उसमें मेरा नाम प्रस्तावित करेंगे। और मैं तो कहूँ, मेरे लिए पहला रिएक्शन क्या था आपके मन में? मतलब देखिए, बहुत इमोशनल मोमेंट था। इसलिए इमोशनल मोमेंट था क्योंकि अगर आप मेरी अपनी पर्सनल हिस्ट्री देखिए, जब ये पार्टी बनी थी और जब इस पार्टी ने अपना पहला चुनाव भी लड़ा था, मैं एक बहुत आम कार्यकर्ता थी इस पार्टी की। एक उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताती हूँ। आपको याद होगा 2013 के चुनाव में हमारी पार्टी के कुछ कैंडिडेट्स पे एक स्टिंग हुआ था। अच्छा। और उस स्टिंग पे मतलब काफ़ी सारा एडिट करके उसको चलाया गया था, आरोप लगाया गया था कि आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट पैसा ले रहे हैं। फिर इलेक्शन कमीशन के माध्यम से हमने उसका रॉ फुटेज मांगा था, काफ़ी कुछ हुआ था। चुनाव से 3 दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, मनीष सिसोदिया जी, संजय सिंह जी, पार्टी के कुछ बड़े नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और कुछ वीडियोज़ दिखा रहे हैं। मैं वो कार्यकर्ता थी जो डायस के पीछे ज़मीन पे बैठ के लैपटॉप चला रही थी। 2013 और 2024 में आप मुख्यमंत्री जी, 11 साल में एडवाइजर टू एजुकेशन मिनिस्टर, 2000 कैबिनेट मंत्री और फिर मुख्यमंत्री। हाँ। और अब नेता प्रतिपक्ष जी। लगभग 11 साल का सफर है आपका। तो आप सोचिए कि ये मैं नहीं मानती कि ये देश की किसी और पार्टी में हो सकता है कि 11 साल के सफर में एक सामान्य मिडिल क्लास से आने वाली नॉन पॉलिटिकल बैकग्राउंड से लड़की, महिला कार्यकर्ता से एडवाइजर बनती है, एडवाइजर से विधायक बनती है, विधायक से मंत्री बनती है, मंत्री से मुख्यमंत्री बनती है। कहाँ आम परिवार के लोग, मिडिल क्लास परिवारों के लोग। पार्टी से ज्यादा आपको लगता नहीं इसमें भाग्य भी काम करता है? मतलब आपकी कुंडली भी काम कर रही होगी साथ साथ? नहीं, ये हो सकता है, लेकिन ये सिर्फ आम आदमी पार्टी में संभव है। आज आप देखिए जो, एंड हैट्स ऑफ टू अरविंद केजरीवाल के उन्होंने एक पूरा नया जनरेशन ऑफ लीडर्स को खड़ा किया है जो नॉन पॉलिटिकल बैकग्राउंड से आते थे, जो अपनी अपनी फील्ड में कुछ कर रहे थे। चाहे मनीष सिसोदिया जी हों, चाहे संजय सिंह जी हों, चाहे राघव चड्ढा हों, चाहे सौरभ भारद्वाज हों, चाहे मैं हूँ, चाहे दुर्गेश पाठक, संदीप पाठक, हम सब लोग अपनी अपनी फील्ड्स में बिल्कुल नॉन पॉलिटिकल लोग थे। लेकिन लिटरली सड़क से उठाकर उन्होंने हमें इस देश की नेशनल पॉलिटिक्स में पहुंचा दिया है। संदीप पाठक IIT में प्रोफेसर होते थे। कितने लोग इतनी कम उम्र पे देश की राज्यसभा में पहुंचते हैं। सो डेफिनेटली मेरे लिए एक बहुत इमोशनल मोमेंट था और मेरी पार्टी के लोग मुझ पर इतना भरोसा करते हैं, ये भी मैं मानती हूँ एक बहुत बड़ी बात है। क्योंकि आप अक्सर ये ट्रेंड देखिए कि जब कोई सीनियर लीडरशिप मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ता है तो वो थोड़े फिगर हेड टाइप के लोगों को जैसे झारखंड में हुआ था, जैसे झारखंड में हुआ था, जैसे बिहार में भी हुआ था, बिहार में भी हुआ था, तो वो कुछ फिगर हेड टाइप के लोगों को, जिनका अपना फेस नहीं है, जिनकी अपनी पहचान नहीं है, उनको अक्सर कुर्सी पे बैठाते हैं। चंपई सोरेन, मैं किसी का तो ये मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा भरोसा भी दिखाता है अरविंद केजरीवाल जी का, पार्टी का मुझ पर। तो डेफिनेटली बहुत इमोशनल। आपको ये लगता है कि अरविंद केजरीवाल ने जब इस्तीफा दिया और बाद में जब पीछे मुड़ के देखते हैं कि क्या वो एक गलती हुई थी? क्योंकि जो आप चुनाव हारे हो और जब हम उसका बैठ के एनालिसिस करते हैं, क्योंकि हम लोग भी सारा दिन यही काम करते हैं, तो ऐसा लगता है कि शायद वो गलती थी अरविंद केजरीवाल की।
नहीं, मैं नहीं मानती वो गलती थी। मुझे ये लगता है कि देखिए, अरविंद केजरीवाल जी अपनी मॉरल हाई ग्राउंड की राजनीति के लिए जाने जाते हैं, और जब उन पर ये सवाल उठा कि उन्होंने भ्रष्टाचार किया है, तो मुझे लगता है कि आप उनकी दृष्टि से देखिए कि ये वो आदमी हैं जिन्होंने 10 साल दिल्ली का मुख्यमंत्री रहने के बाद भी उस आदमी के पास अपना दिल्ली में घर नहीं है। जब उन्होंने मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ी, जब सीएम रेजिडेंस छोड़ा, तो वो हमारे एक सांसद के घर में रह रहे हैं। पहले वो किराए का मकान ढूंढ रहे थे, उसके बाद हमारे ही एक सांसद ने ऑफर किया कि आप हमारे मकान में आके रहिए। तो आप उस व्यक्ति की दृष्टि से देखिए कि जिस पर ये आरोप लगे हैं, जो एक इनकम टैक्स कमिश्नर की नौकरी छोड़कर इस फील्ड में आया, जिसने एक राजनीति में ईमानदारी, प्रो पीपल राजनीति, गरीबों के लिए काम करने की शुरुआत करी, तो मुझे लगता है ये फैसला गलत नहीं था। आम आदमी पार्टी चुनाव हारी, उसका जो मेन कारण मैं मानती हूँ वो ये है कि वैसे तो 2015 से ही, पर खास करके पिछले 3 साल से जो केंद्र सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी की सरकार के काम रोकने का काम किया, और काम करवाने के लिए जो हमें बार बार झगड़ा करना पड़ा, कभी धरना करना पड़ा, कभी एलजी साहब से झगड़ा करें, कभी सुप्रीम कोर्ट जाएं, कभी हाई कोर्ट जाएं, तो मुझे लगता है कि दिल्ली वालों को लगा कि अगर केंद्र में और दिल्ली में एक ही सरकार होगी, सेम इंजन होगा। हाँ, सेम इंजन होगा, डबल, ट्रिपल, क्वाड्रुपल, बहुत सारे इंजन। जब एक ही पार्टी की सरकार होगी तो हो सकता है कि काम बेहतर हो। मुझे लगता है कि ये मेन कारण था भारतीय जनता पार्टी की जीत का और आम आदमी पार्टी की हार का। लेकिन ये सपना भी दिल्ली वालों का जितनी स्पीड से बना, मतलब जितने समय में बना उससे दुगनी तिगनी स्पीड से टूट गया। अभी दोपहर को मेरे ही घर में कालका जी में बिजली चली गई और काफी देर अक्सर आप ट्वीट करते रहती हैं, वहाँ बिजली चली गई है, वहाँ चली गई है। मैं कि यार पूर्व मुख्यमंत्री है, दिन भर बिजली के बारे में ट्वीट करते रहते हैं। तो देखिए, दिल्ली के लोगों के लिए इंपॉर्टेंट चीज है, अब सब लोग तो रेखा गुप्ता जी की तरह 14 एसी, 30 कमरों का घर, 10,000 मेगावाट का, पता नहीं कितने मेगावाट का पावर बैकअप लेके तो नहीं जीते हैं ना। एक आम परिवार दिल्ली में 2-3 कमरे के घर में रहता है, और पिछले 10 साल से लोगों ने अपने घरों में इन्वर्टर्स नहीं खरीदे हैं। मेरे पास भी मेरे घर में इन्वर्टर नहीं है। तो रेखा गुप्ता जी ने पिछली बार कहा था कि आतिशी जी को कैंडल लाइट डिनर करने का शौक है, तो आज जब मैं कैंडल लाइट लंच कर रही थी तो मैं उन्हीं को याद कर रही थी कि उनकी दुआ से आज मुझे कैंडल लाइट का लंच करने का मौका मिल गया। आपने कहा कि अरविंद जी के पास घर नहीं है, लेकिन घर के मुद्दे पे ही बीजेपी ने उनको घेरा और पूरा चुनाव उसके आसपास ही घूमता रहा। यानी एक्साइज पॉलिसी, शराब पॉलिसी, और फिर उसके बाद घर की स्विच पर बना दिया। इतना बड़ा घर बना दिया कि 40 करोड़ 45 करोड़ आसपास खर्चा आया है। लेकिन अब जब रेखा गुप्ता के 14 एसी की बात आती है, आपको नहीं लगता है कि परसेप्शन वाइज अरविंद केजरीवाल ये चुनाव हार गए? क्योंकि जो सपना वो दिखा के आए थे लोगों को करप्शन के विरोध। देखिए, क्या है कि वो अरविंद केजरीवाल जी का पर्सनल घर नहीं था, वो मुख्यमंत्री का रेजिडेंस था, सीएम रेजिडेंस। और एक सीएम रेजिडेंस में सिर्फ आपका पर्सनल रहना जीना नहीं होता, आपके परिवार के 3, 4, 5 सदस्यों का। वहाँ पे पूरा एक ऑफिस चलता है, एक कैंप ऑफिस चलता है, जिसमें एक पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप होता है। एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप होता है जो 24 घंटे चलता है, क्योंकि सीएम ऑफिस कभी बंद नहीं होता है। क्योंकि सीएम ऑफिस में किसी भी समय दिन रात लोग अपने इश्यूज लेके आते हैं, तो एक सीएम का कैंप ऑफिस 24 आवर्स चलता है। उसके अलावा जब आप मुख्यमंत्री होते हैं तो आपकी एक पूरी सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट होती है। आपको मुख्यमंत्री को सिक्योरिटी देना, सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स देना, पूरे सिक्योरिटी स्टाफ की भी रेजिडेंस आपके मुख्यमंत्री आवास में ही होती है। तो ये तो फैक्ट है कि वो सिर्फ एक घर, 4 कमरे, 5 कमरे, 7-8 कमरे का घर का नहीं, वो उस पूरे कॉम्प्लेक्स पर को फिर से बनाया गया। भारतीय जनता पार्टी ने लेकिन जो इस घर के नाम पर झूठ फैलाया कि जी इस घर में स्विमिंग पूल है, इस घर में सोने के टॉयलेट हैं, इस घर में मिनी बार है, जब हम एक्चुअली मीडिया को वहां पर लेकर गए, संजय सिंह जी और सौरभ भारद्वाज जी वहां पर मीडिया को लेकर गए, तो क्या हुआ?
पूरी पुलिस की और सीआरपीएफ की फौज खड़ी कर दी गई कि हम किसी को अंदर नहीं घुसने देंगे। क्यों? क्योंकि अगर मीडिया घुस जाएगी अंदर तो पता चल जाएगा जी कोई स्विमिंग पूल नहीं है, कोई सोने के टॉयलेट नहीं है, कोई मिनी बार नहीं है। मैं तो दूसरी चीज आपको बता रही हूँ, मैंने तो सुना है कि मोदी जी के घर में 150 करोड़ का एक कालीन है जो सोने के धागे से बना हुआ है जी, और वो सऊदी अरब या कहीं से मिडल ईस्ट से बन के आया है, सोने के धागे से बुना हुआ है। तो अब मीडिया पूछे वो सवाल, क्यों नहीं पूछ रही है वो? तो मोदी जी तो एक राजमहल में रहते हैं, कितना खर्चा हुआ उस पर? यहाँ एक टनल बना है जो मोदी जी के घर से पार्लियामेंट तक जाता है, क्या उस टनल की कीमत 500 करोड़ के आसपास है कि नहीं है? कैसी लाइटें हैं? ये तो आप सवाल पूछेंगे, हमारे तो सोर्सेस कहते हैं कि ये एक ऐसा टनल बन रहा है जिसकी 500 करोड़ की लागत है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इस मुद्दे पर एक झूठ का पुलिंदा खड़ा कर दिया। लेकिन आप नैरेटिव में हार गए। लेकिन मैं ये देखिए, स्वाभाविक बात है, ऑब्वियसली अगर लोगों ने बीजेपी को वोट दिया और हमें वोट नहीं दिया तो स्वाभाविक बात है कि लोगों ने बीजेपी की बात पर भरोसा किया। लेकिन फिर भी मुख्य कारण जो मैं मानती हूं, जो बेस रीजन था जिसकी वजह से दिल्ली के लोगों ने अपना जनादेश भारतीय जनता पार्टी को दिया, वो उनकी डबल इंजन की सरकार के लिए दिया कि अगर दोनों जगह एक ही पार्टी की सरकार होगी तो काम तेजी से होंगे। हो रहे हैं बहुत काम तेजी से, बिजली भी तेजी से जा रही है, बहुत तेजी से अभी सावित्री फ्लाईओवर जो है, जो यहीं पे पास में है, वो जितनी तेजी से बना उतनी ही तेजी से उखड़ गया। जिस दिन बना उसके 5 या 6 दिन बाद ही उखड़ गया। तेजी से भारतीय जनता पार्टी के आने के बाद गरीबों के घर तोड़े गए हैं, तेजी से प्राइवेट स्कूल की फीस बढ़ी है, बहुत तेजी से सड़कों से 10 साल 15 साल पुरानी गाड़ियों को हटाया जा रहा है। तो अब दिल्ली वालों को ये भी समझ में आ रहा है कि जो अरविंद केजरीवाल इतना झगड़ा करते थे, मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बता रही हूँ। अभी कई सारे प्राइवेट स्कूल के पेरेंट्स आए थे मुझसे मिलने एज लीडर ऑफ ऑपोजिशन, ये फी हाइक के मुद्दे को लेकर। तो मीटिंग खत्म हो गई तो मैं कुछ अनऑफिशियली उनके साथ बैठी हुई थी, तो मैंने उनसे पूछा कि वैसे आप जनरली किस पार्टी को सपोर्ट करते हैं? मैं आए तो उन्होंने भी बड़े कैंडिडेट तौर से बता दिया कि हम तो बीजेपी को ही वोट देते थे, और हमें ये लगता था कि अरविंद केजरीवाल झगड़ा बहुत करता है। कहते हैं लेकिन आज जब हम 40 डिग्री टेम्परेचर में अपने बच्चों के स्कूल के बाहर खड़े होते हैं ना, तो आज हमें समझ में आता है कि आज अरविंद केजरीवाल हमारे लिए झगड़ा नहीं कर रहा ना, तो आज हमें खुद सड़क पे उतर के लड़ना पड़ रहा है। तो किसके लिए लड़ रहे थे अरविंद केजरीवाल? दिल्ली के लोगों के लिए लड़ रहे थे। दिल्ली के लोगों को बिजली की सुविधा मिल सके, दिल्ली के लोगों को पानी की सुविधा मिल सके, दिल्ली के बच्चों को सरकारी स्कूल में अच्छी शिक्षा मिल सके, प्राइवेट स्कूल में फीस ना बढ़े, इसी के लिए तो लड़ रहे थे अरविंद केजरीवाल। आतिश जी, आपको लगता है ऐसा कि जो अभी तक की आपकी स्ट्रैटेजी रही है शिक्षा के मॉडल की, मोहल्ला क्लिनिक की और विकास की, अब उससे कुछ चेंज करने की आवश्यकता है आम आदमी पार्टी को? देखिए, अगर इस राजनीति को चेंज करना हुआ तो मुझे लगता है आम आदमी पार्टी के नेता राजनीति ही छोड़ देंगे। जैसे मैं आपको अपने बारे में बताती हूँ, इनफैक्ट मैं आम आदमी पार्टी के अगर आप सारे ही लीडर्स को देखिए, हम सब अपनी अपनी फील्ड में बहुत सक्सेसफुल थे। हम आम आदमी पार्टी में पैसे कमाने नहीं आए, हम पॉलिटिक्स में पैसे कमाने नहीं आए, हम पॉलिटिक्स में नेम फेम के लिए नहीं आए। हम पॉलिटिक्स में इसलिए आए क्योंकि हमें लगता था देश के लिए कुछ करना है, क्योंकि लगता था कि देश में आज़ादी के 60 65 70 साल बाद भी हर दूसरे दिन आप अखबार में पढ़ते हैं कि कोई एक आदमी अपनी पत्नी को अपने कंधे पे 30 किलोमीटर उठा के लेके गया क्योंकि अस्पताल नहीं था। अभी जो खबर आई कि राजस्थान में एक स्कूल की छत गिर गई, वो कोई एक स्कूल नहीं है। आप देश के किसी भी गांव में जाइए, किसी भी शहर में जाइए, सरकारी स्कूल इतने बुरे हाल में है, ऐसा लगता है कि किसी को गरीबों के बच्चों की चिंता ही नहीं है। तो हम राजनीति में इसलिए आए क्योंकि हमें लगता था कि इस देश के संविधान ने हर व्यक्ति को एक बराबरी का अधिकार दिया है, लेकिन हमारी राजनीति की वजह से सबको बराबरी का अधिकार मिल नहीं रहा है। अगर एक 3 साल का बच्चा प्राइवेट स्कूल में एडमिशन लेता है क्योंकि उसके माता पिता के पास महंगी फीस देने के पैसे हैं, तो उसको अच्छी स्कूलिंग मिलती है, वो अच्छे कॉलेज में जाता है, अच्छी कॉलेज के बाद अच्छी नौकरी करता है। लेकिन जिसके पास पैसे नहीं हैं, जो अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में भेजता था,
50% चांसेस हैं कि बच्चा 12वीं करने से पहले ड्रॉप आउट हो जाता है। पढ़ाई पूरी भी कर ले तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इतनी ख़राब है कि कहीं पर मैकेनिक की नौकरी, किसी के घर में डोमेस्टिक हेल्प का काम, किसी दुकान पे छोटा मोटा काम करने के अलावा उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता। देखिए, मैं नहीं कह रही कि मैकेनिक का काम कोई छोटा काम है या किसी के घर के काम कोई काम करना छोटा काम है, लेकिन जो लड़का मैकेनिक का काम कर रहा है, अगर उसे सही शिक्षा मिली होती वो ऑटोमोबाइल इंजीनियर भी हो सकता था। जो बच्चा 17-18 साल का किसी दुकान में, किराने की दुकान में पैकेट में दाल और चावल डाल रहा है, वो अपना बिजनेस भी शुरू कर सकता था, लेकिन मौका नहीं मिलता। हमारे देश में 70-80% बच्चों को आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलता। जबकि आप देखिए, मैं तो मानती हूँ कि इंडियंस इस दुनिया के सबसे टैलेंटेड लोग हैं, सबसे एंटरप्राइजिंग लोग हैं। आज आप दुनिया की किसी भी सबसे बड़ी कंपनी में चले जाइए, उसका सीईओ अक्सर आपको इंडियन मिलेगा। आप दुनिया के किसी बड़े अस्पताल में चले जाइए, ज़्यादातर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट जो डॉक्टर्स होंगे वो आपको इंडियंस मिलेंगे। क्यों? क्योंकि इंडियंस टैलेंटेड हैं, लेकिन जब आप अपनी 3/4 आबादी को मौका ही नहीं देते हैं, अपॉर्चुनिटीज नहीं दे सकते, एग्जैक्टली, तो देश कैसे आगे बढ़ेगा? तो अगर आप मुझे कहते हैं कि आम आदमी पार्टी को शिक्षा और स्वास्थ्य की राजनीति छोड़नी पड़ेगी, तो मैं तो ये कहूंगी कि मैं ही राजनीति छोड़ दूंगी। मैं कहता नहीं हूँ, मैं ऑल्टरनेट पूछता हूँ। आखिरी के 2 सवाल बहुत छोटे छोटे। जब अरविंद केजरीवाल चुनाव हारे, वो एक मेजर सेटबैक था पार्टी के लिए। देखिए, अरविंद केजरीवाल जी का अपना चुनाव हारना वो सिर्फ एक सीट का चुनाव नहीं था, वो भारतीय जनता पार्टी और पूरी केंद्र सरकार की, मैं तो कहूँगी, एक षड्यंत्र था। जैसे मैं आपको कुछ उदाहरण देती हूँ। वोटर डिलीशन के बारे में, एडिशन डिलीशन के बारे में तो मैंने आपको बताया ही कि जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैं उनके घर पे 100 वोट, 150 वोट रजिस्टर किए गए। जो नई दिल्ली विधानसभा में रहने वाले लोग हैं, वहाँ पर प्रवेश वर्मा जी ने पैसे बांटे, बेडशीट बांटे, कप बांटे और पूरे मिडिल क्लास इलाकों में बांटे। इलेक्शन कमीशन ने कुछ नहीं किया। खुलेआम उन्होंने महिलाओं को 1100 रुपये बांटे, इलेक्शन कमीशन ने कुछ नहीं किया। सारे टीवी चैनल्स पे महिलाओं ने आके बताया, हाँ जी उन्होंने हमें पैसे दिए। किसी ने कुछ नहीं किया। जब आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता बीजेपी की कंप्लेंट करते थे, जिसने कंप्लेंट करी उसको उठा के जेल में डाल देते थे। हमने अपना आधा टाइम, हमारी टीम ने बिताया अपने ही कार्यकर्ताओं को थानों से बाहर निकलवाते हुए। क्यों? क्योंकि हमने शिकायत करी, जो शिकायत करता था उसको उठा के थाने में डाल दिया। कई ऐसे एरियाज हैं जहां पे खासकर के जो थोड़े लो इनकम एरियाज हैं, वहां पर लोगों को इतना डराया धमकाया गया और उनको वोट देने के लिए निकलने नहीं दिया गया। गोल्फ कोर्स नहीं, रेस कोर्स के पीछे BR कैंप करके एक छोटी सी झुग्गी है। वहां पर जो जॉकीज हैं, उनके परिवार हैं जो रेस कोर्स को मेंटेन करते हैं, वो रहते हैं। 250-300 घर होंगे, 2000 वोट होंगे वहां पे। उस 250-300 घर के छोटे से कैंप के आसपास 2000 CRPF को लगा दिया गया, उनको वोट ही नहीं दिया। और भारतीय जनता पार्टी वालों ने घर घर जाके कह दिया कि जो भी वोट देने गया उनको हम पिटवा देंगे। बताइए ये क्या है? जो प्रशासन का मिसयूज। मेरी अपनी विधानसभा क्षेत्र में हमने चुनाव से एक रात पहले रमेश बिधूड़ी जी के करीबी रिश्तेदार को लाखों रुपए के कैश के साथ पकड़ लिया, हमारे एक कार्यकर्ता ने। 6-7 लोगों के सामने वो आदमी सामने की दुकान में गया, जो बीजेपी के एक लोकल नेता की दुकान थी, उसमें उसने काफ़ी कैश को रख दिया। हमने इलेक्शन कमीशन को बुलाया, वहाँ पे गुत्थम गुत्थी हुई। हमारे कार्यकर्ता ने उनके रिश्तेदार को पकड़ लिया, ज़मीन पे लाखों रुपए कैश गिर गया। हमने इलेक्शन कमीशन को फ़ोन किया और इलेक्शन कमीशन का फ्लाइंग स्क्वाड आ भी गया। मैंने उनको कहा कि वो दुकान खोलो, बहुत सारे विटनेसेस हैं जिन्होंने पैसा इनको वहाँ पे रखते हुए देखा। उन्होंने कहा हमारे पास सर्च एंड सीजर की पावर नहीं होती है, वो पुलिस कर सकती है। तो हमने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया, हम पुलिस की वेट कर रहे हैं। 1.5 घंटा, मैं मुख्यमंत्री थी उस समय, मैं वहाँ पे खड़ी थी, इलेक्शन कमीशन के ऑफिसर्स वहाँ पे खड़े थे, लेकिन पुलिस उस दुकान का शटर खोलने नहीं आई।
अब आप मुझे बताइए। ये हाल था, ये हाल था, जमीन पे लाखों रुपए गिरे हुए हैं। जैसे मूवी चल रही हो। और जैसे बिल्कुल मूवी चल रही थी, और हमारे कार्यकर्ता ने एक बंदे को बेल्ट से पकड़ा हुआ है, से जमीन पे पैसे गिर रहे हैं। पूरे इलाके ने देखा कि उसने सामने पैसे रख दिए, बस पुलिस ने नहीं देखा, भाजपा के प्रशासन ने नहीं देखा। एक आखिरी सवाल जो मैंने आपसे स्टार्टिंग में पूछा था कि रोड स्कॉलर क्या होता है, मैं चाहता हूँ कि इस इंटरव्यू के बाद आप बताएं इस देश के युवाओं को कि वो कैसे मिलता है, क्या उसका प्रोसीजर होता है, कितना टफ है, साल में कितने बच्चों को मिल सकता है। तो जो रोड स्कॉलरशिप होती है वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए पूरी दुनिया भर से 90 के आसपास स्टूडेंट्स को दी जाती है। ओके। जिसमें यूएसए से, जर्मनी से, चाइना से, जापान से, इंडिया से, ऑस्ट्रेलिया से, न्यूजीलैंड से, दुनिया भर से स्टूडेंट्स को लिया जाता है। भारत में पहले 5 थी, शायद अब 6 हो गई हैं। एक साल में 5 स्टूडेंट्स को ये रोड स्कॉलरशिप मिलती है। ओके। और ऐसे स्टूडेंट्स को मिलती हैं जो पढ़ाई लिखाई में तो अच्छे हैं ही, लेकिन उसके अलावा समाज में कुछ करने का जज्बा रखते हैं। ओके। तो इसको सिर्फ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ ना कहा जाए, खास करके जो समाज में कुछ करना चाहते हैं ऐसे लोगों को ये स्कॉलरशिप मिलती है। और किसी भी फील्ड के स्टूडेंट्स को मिल सकती है। मैंने एजुकेशन में डिग्री करी थी रोड स्कॉलरशिप पे, पर हमारे ही साथ लॉ करने वाले स्टूडेंट्स भी थे, इंजीनियरिंग करने वाले स्टूडेंट्स भी थे। तो आप किसी भी सब्जेक्ट में उसमें अप्लाई कर सकते हैं, और फिर आपके पूरे पढ़ाई का खर्चा, आपके पूरे रहने का खर्चा, आपके पूरे आने जाने का खर्चा जो रोड ट्रस्ट है वो उठाता है। और मैं तो, जैसे मैंने बताया, मैं तो एक सामान्य मिडिल क्लास परिवार से आती हूँ। जब मैं कॉलेज से निकली और जो तब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की फ़ीस थी और रहने खाने का खर्चा था, मेरे दोनों पेरेंट्स दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे, तो उन दोनों की कंबाइंड सैलरी से 1.5 से 2 गुना ज़्यादा था। तो एक सामान्य मिडिल क्लास परिवार का बच्चा सोच नहीं सकता है। अच्छा, जो स्टूडेंट्स MBA वगैरह कर रहे हो वो तो फिर भी लोन लेने के बारे में सोच सकते हैं कि उसके बाद बड़ी बड़ी नौकरियां करेंगे। जो उसके बाद समाज सेवा करने का सोच रहे हो, उसके लोन कौन देगा? लोन कौन देगा? तो मैं ये मानती हूँ कि ये बहुत अच्छा अवसर है, और रोड्स ट्रस्ट इसको करता है। और यहाँ पे दिल्ली में भी रोड्स ट्रस्ट का एक ऑफिस चलता है जो इस पूरे स्कॉलरशिप को मैनेज करते हैं। थैंक यू सो मच आतिशी जी, आपने समय दिया। तो ये थी कहानी भोपाल के गांव से लेकर और दिल्ली की मुख्यमंत्री बनने तक की आतिशी जी की कहानी। और आज के कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।